तथ्य रटने के बजाय हमें उस पूरी व्यवस्था को समझना होगा। और इसीलिए आगे बढ़ने से पहले जो भी एस्पिरेंट्स और श्रोता हमें सुन रहे हैं, उनसे एक छोटी सी अपील है कि इस वीडियो को अभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। जी, ये बहुत जरूरी है ताकि ऐसी जानकारी सब तक पहुंचे। बिल्कुल। और हाँ, इसी प्रकार के विस्तृत और परीक्षा उपयोगी वीडियो के प्रत्येक टॉपिक को देखने के लिए हमारी यूपीएससी और यूपीपीसीएस की जो विशेष प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर वहां से अध्ययन करना न भूलें। तो अब इसी व्यवस्था और पहाड़ों के इस जटिल डेटाबेस को डिकोड करने के लिए शुरुआत करते हैं उत्तर भारत के उन विशाल और गगनचुंबी पहाड़ों से, जिन्हें द ग्रेट नॉर्थ कहा जाता है। द ग्रेट नॉर्थ। हाँ, ये क्षेत्र हिमालय और काराकोरम का वो रहस्यमयी और बर्फ से ढका हुआ हिस्सा है जो पूरी दुनिया को आकर्षित करता है। अब देखिए, जब भारत की सबसे ऊंची चोटी का जिक्र आता है तो सबसे पहला नाम उभरता है K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। जी हाँ, 8,611 मीटर की ऊंचाई के साथ K2 दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और अगर हम भौगोलिक और तकनीकी रूप से देखें तो ये भारत की सर्वोच्च चोटी है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, इसके साथ एक बहुत ही जटिल भू राजनीतिक और भौगोलिक पेच जुड़ा हुआ है। ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है और वर्तमान में ये हिस्सा पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आता है। सही बात है। ये क्षेत्र न केवल इंसानों के लिए अत्यंत दुर्गम है, बल्कि ये एक बेहद सक्रिय ग्लेशियर तंत्र का हिस्सा भी है। और हमारे स्रोतों में यहाँ की नदियों का विशेष जिक्र है, मतलब श्योक नदी और नुब्रा नदी, जो आगे चलकर सिंधु नदी तंत्र को इतना विशाल रूप देती हैं। बिल्कुल। इन नदियों को पानी सियाचिन और उसके आसपास के ग्लेशियरों से मिलता है और K2 इसी पूरे जल चक्र के एकदम शिखर पर बैठा है। लेकिन यहाँ एक और तकनीकी पहलू है जो अक्सर परीक्षाओं में गहरे अध्ययन की मांग करता है। K2 मुख्य हिमालय श्रेणी का हिस्सा नहीं है। अच्छा जी, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। अरे वाह, ये एक बहुत ही शानदार बिंदु है। ट्रांस हिमालय बनाम मुख्य हिमालय, यानी यह हिमालय के उस पार का और शायद उससे भी पुराना हिस्सा है। बिल्कुल। अब अगर हम K2 को उसकी पीओके वाली स्थिति के कारण एक अलग श्रेणी में रखते हैं तो हमारे सामने कंचनजंगा का नाम आता है। 8,586 मीटर की ऊंचाई के साथ महान हिमालय श्रेणी में स्थित ये पहाड़ सिक्किम की शान है। और कंचनजंगा की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? क्या? ये कि ये अविवादित रूप से भारत की सर्वोच्च चोटी है। और यहीं पर मुझे इन पहाड़ों की स्थिति एक जटिल संपत्ति विवाद जैसी लगती है। संपत्ति विवाद? वो कैसे? मतलब इसे ऐसे समझा जा सकता है, K2 भौगोलिक रूप से अपनी ही संपत्ति है, लेकिन फिलहाल उस पर एक विवाद चल रहा है और वो पीओके में है ना? हाँ, ये तो है। कंचनजंगा भारत और नेपाल की सीमा रेखा पर स्थित है, जैसे कोई दीवार दो घरों के बीच में हो। और फिर हमारे पास नंदा देवी है, जिसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित नंदा देवी पूरी तरह से हमारे घर के अंदर, यानी भारत की सीमाओं के भीतर स्थित सबसे ऊंची चोटी है। अरे, ये तुलना बहुत ही सटीक है। बहुत बढ़िया। और यही कारण है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रश्न की भाषा को समझना सबसे बड़ी चुनौती होती है। शब्दों का खेल है पूरा। बिल्कुल। अगर प्रश्न सिर्फ यह है कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है और विकल्पों में K2 मौजूद है, तो उत्तर K2 ही होगा, क्योंकि भौगोलिक सत्य यही है। लेकिन अगर पूछा जाए कि अविवादित भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा सही उत्तर है। और अगर नंदा देवी के बारे में पूछना हो तो सवाल विशेष रूप से ये पूछेगा कि पूरी तरह से भारत की सीमा के भीतर स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तब बिना किसी संदेह का उत्तर नंदा देवी होगा। ये स्पष्टता एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन ऊंचाई और विवादों से अलग इन पहाड़ों का अपना एक जीवित स्वरूप भी है। जैसे कंचनजंगा सिर्फ बर्फ से ढकी एक चट्टान नहीं है। हमारे नोट्स बताते हैं कि यहाँ यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भी स्थित है, जो कि यूपीपीसीएस जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है ये। कंचनजंगा के निचले ढलानों पर अल्पाइन घास के मैदान और घने जंगल हैं। यह हिम तेंदुओं यानी स्नो लेपर्ड्स और दुर्लभ वनस्पतियों का घर है। वाओ! और साथ ही इसके जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी का उद्गम होता है। तीस्ता नदी सिक्किम और उत्तरी बंगाल के लिए एक पूरी जीवन रेखा है, जो आगे चलकर शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में मिल जाती है। और नंदा देवी के बारे में भी कुछ ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। 7,756 मीटर ऊंची कामेट चोटी भी है,
जो सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। मतलब ये पहाड़ शांत बैठे हुए भी लगातार पानी का निर्माण कर रहे हैं। शांत तो हैं, लेकिन हिमालय की इस पूरी श्रृंखला में एक पहाड़ ऐसा भी है जिस तरह भौगोलिक व्यवहार बहुत ही नाटकीय और आप कह सकते हैं आक्रामक है। आक्रामक? आप किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं नंगा पर्वत की। 8,126 मीटर ऊंचा ये पहाड़ महान हिमालय के बिल्कुल पश्चिमी सिरे पे स्थित है। इसे किलर माउंटेन भी कहा जाता है। किलर माउंटेन? बाप रे! हाँ, क्योंकि इसकी खड़ी ढलानों पर चढ़ाई करना दुनिया के सबसे खतरनाक कामों में से एक माना जाता है। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, इसका भौगोलिक महत्व क्या है? मतलब क्या ये किलर माउंटेन सिर्फ पर्वतारोहियों के लिए एक दुष्स्वप्न है, या फिर इसका हमारे भूगोल और नदी तंत्र में कोई बड़ा रोल है? इसका रोल इतना विशाल है कि ये पूरे उपमहाद्वीप के नक्शे को आकार देता है। भूगोल में ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि चीजें क्यों वैसी हैं जैसी वो दिखती हैं। सिंधु नदी को ही लेते हैं। इंडस रिवर। जी, ये तिब्बत से निकलती है और सैकड़ों किलोमीटर तक उत्तर पश्चिम की ओर एक सीधी दिशा में बहती है। लेकिन जब ये नदी नंगा पर्वत के पास पहुंचती है तो ये पहाड़ एक अभेद्य दीवार की तरह इसके सामने खड़ा हो जाता है। तो फिर नदी क्या करती है? नंगा पर्वत इतना विशाल है कि सिंधु नदी इसे पार नहीं कर पाती। नदी को इस पहाड़ के किनारे किनारे एक बहुत ही गहरा महाखड्ड, जिसे हम गॉर्ज कहते हैं, काटना पड़ता है। ये दुनिया के सबसे गहरे महाखड्डों में से एक है। अच्छा। और इस पहाड़ से टकराने के बाद ही सिंधु नदी अचानक दक्षिण की ओर एक अत्यंत तीव्र मोड़ लेती है और पाकिस्तान की तरफ मुड़ जाती है। ये तो सच में हैरान करने वाला है। मतलब एक अकेला पहाड़ अपनी विशालता के दम पर एक इतनी बड़ी नदी की पूरी दिशा और किस्मत बदल देता है। अगर नंगा पर्वत वहां न होता तो शायद सिंधु नदी का रास्ता और भारत पाकिस्तान का भूगोल पूरी तरह से अलग होता। बिल्कुल, यही हिमालय की ताकत है। ये युवा, बहुत ऊंचे और बर्फ से ढके पहाड़ हैं। भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये फोल्ड माउंटेन या वलित पर्वत हैं, जो अभी भी ऊपर उठ रहे हैं। इनकी ये ऊर्जा गहरी घाटियों और तेज बहने वाली नदियों का निर्माण करती है। लेकिन जब हम भारत के मध्य भाग की ओर बढ़ते हैं तो परिदृश्य और कहानी पूरी तरह बदल जाती है। इन युवा और आक्रामक पहाड़ों को छोड़कर अब हम उन पहाड़ों की ओर चलते हैं जो हिमालय के जन्म से भी करोड़ों साल पहले से मौजूद हैं। मेरा मतलब है मध्य और पश्चिम भारत के प्राचीन पठारी रक्षकों से। हाँ, ये भारतीय उपमहाद्वीप का वो हिस्सा है जो सबसे पुराना और स्थिर है। यहाँ के पहाड़ हिमालय की तरह आसमान को नहीं छूते, लेकिन इनका भूवैज्ञानिक इतिहास बहुत ही गहरा है। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमारे स्रोतों में अरावली श्रेणी का जिक्र है, जो राजस्थान में स्थित है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई मात्र 1722 मीटर है। अभी कुछ देर पहले तक हम 8000 मीटर से ऊंचे पहाड़ों की बात कर रहे थे, जहां सांस लेना मुश्किल है, और उसके सामने 1722 मीटर की ऊंचाई बहुत साधारण लगती है। इसी तरह मध्य प्रदेश में सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई सिर्फ 1350 मीटर है। जी। तो यहाँ एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, क्या भूगोल और पारिस्थितिकी के नजरिए से ये छोटे पहाड़ कम महत्वपूर्ण है? हम इन पर इतना ध्यान क्यों देते हैं? यह एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और यहीं पर हमें पर्वतों को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा। देखिए, किसी भी पहाड़ का महत्व केवल उसकी ऊंचाई या मीटर में नापे गए नंबरों से तय नहीं होता। उसकी भौगोलिक स्थिति और उसकी उम्र ज्यादा मायने रखती है। उम्र से आपका क्या मतलब है यहाँ? मतलब अरावली दुनिया की सबसे पुरानी वलत पर्वत श्रेणियों में से एक है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। करोड़ों साल पहले शायद अरावली भी हिमालय की तरह ही ऊंची हुआ करती थी, लेकिन लाखों सालों की बारिश, हवा और मौसम की मार ने इसे घिस-घिस कर छोटा कर दिया है। यानी ये पहाड़ अपनी उम्र के उस पड़ाव पर है जहाँ ये घिस चुका है। जी हाँ। लेकिन आज के समय में इसका वर्तमान योगदान क्या है? इसकी असली सुपर पावर रेगिस्तान को रोकना है। रेगिस्तान को रोकना? जी हाँ। अरावली श्रेणी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर एक विशाल ढाल या दीवार की तरह खड़ी है। ये थार के रेगिस्तान के विस्तार को पूर्व की ओर जाने से रोकती है। ओह, समझ गए। अगर अरावली पर्वतमाला वहां ना होती तो रेगिस्तान की गर्म हवाएं और रेत आसानी से दिल्ली और उपजाऊ गंगा के मैदानों तक पहुंच जाती। उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो आज खेती के लिए जाना जाता है, शायद एक बंजर रेगिस्तान होता। ये तो सच में एक मौन रक्षक वाली बात हो गई। ऊंचाई कम है, लेकिन इसका काम लाखों लोगों के जीवन और देश की अर्थव्यवस्था को बचाना है। और गुरु शिखर से ही बनास और पश्चिमी बनास जैसी नदियां निकलती हैं, है ना? बिल्कुल।
इसके अलावा ये साबरमती और लूनी नदियों के बीच एक महत्वपूर्ण जल विभाजक का काम भी करता है। आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा, जल विभाजक, यानी वाटर डिवाइड। ये अवधारणा पहाड़ों के महत्व को समझने की सबसे बड़ी कुंजी है, और इसी अवधारणा को चलिए धूपगढ़ पर लागू करके देखते हैं। हाँ, जो मध्य प्रदेश में है। धूपगढ़, जो 1350 मीटर ऊंचा है, मध्य भारत और सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह पचमढ़ी के पास स्थित है। यहां से कोई बहुत बड़ी नदी सीधे नहीं निकलती। तो फिर यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों? क्योंकि यह एक विशाल जल विभाजक है। इसे एक घर की ढलान वाली छत की तरह समझें। जब बारिश होती है तो छत के बीच का हिस्सा तय करता है कि पानी दाईं ओर गिरेगा या बाईं ओर। अच्छा, यानी धूपगढ़ वो छत है जो तय करती है कि बारिश का पानी किस नदी में जाएगा। नदी के बेसिन में जाएगा या फिर दक्षिण की तरफ बहकर ताप्ती और गोदावरी नदी के जल ग्रहण क्षेत्र का हिस्सा बनेगा। ये प्रकृति का अपना ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है जो पूरे मध्य भारत के जल वितरण को संतुलित रखता है। वाह, मध्य भारत में जल विभाजक की ये भूमिका समझने के बाद ये देखना और भी रोमांचक हो जाता है कि यही व्यवस्था दक्षिण भारत और हमारे द्वीपों में एक बिल्कुल अलग और अनोखे तंत्र का निर्माण कैसे करती है। तो चलिए प्रायद्वीपीय भारत और द्वीप समूह यानी घाटों के साम्राज्य की ओर चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत, जो नक्शे में एक उल्टे त्रिकोण की तरह है, उसका परिदृश्य बिल्कुल अलग है। यहाँ हमारे पास पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट हैं जो समुद्र तट के समानांतर चलते हैं, लेकिन दोनों का चरित्र बिल्कुल भिन्न है। भिन्न कैसे? पश्चिमी घाट एक निरंतर और ऊंची दीवार की तरह है जो अरब सागर से आने वाले मानसून को सीधे रोकता है और भारी बारिश करवाता है। और इसी पश्चिमी घाट में स्थित है अन्नामुडी, 2695 मीटर की ऊंचाई के साथ केरला के इडुक्की जिले में अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित अन्नामुडी प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी है। इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है जी। और जैसा कि आपने अभी जिक्र किया मॉनसून को रोकने का, तो यहाँ होने वाली भारी बारिश ही पेरियार नदी को जीवन देती है, जो केरला की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। बिल्कुल सही। और पश्चिमी घाट से थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक जंक्शन मिलता है, डोडा बेटा। 2637 मीटर की ऊंचाई के साथ ये नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन डोडा बेट्टा को एक जंक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वो स्थान है जहां भारत के दोनों प्रमुख घाट आपस में मिलते हैं। पश्चिमी घाट जो लगातार चला आ रहा है और पूर्वी घाट जो बहुत अधिक कटा-फटा है। नीलगिरी पहाड़ियां इन दोनों को जोड़ने वाली एक ग्रंथि या नॉट की तरह काम करती हैं, और इसी मिलन बिंदु से भवानी और मोयार जैसी नदियां निकलकर कावेरी नदी तंत्र को समृद्ध करती हैं। इसी पश्चिमी घाट के उत्तरी हिस्से में महाराष्ट्र में कलसूबाई चोटी भी है। इसकी ऊंचाई 1646 मीटर है और यहाँ से प्रवरा नदी का उद्गम होता है, जो गोदावरी की एक अहम सहायक नदी है। कलसूबाई भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अब हमारे स्रोतों में एक ऐसा तथ्य सामने आ रहा है जो शायद बहुत से पुराने डेटाबेस को चुनौती देता है। हम बात कर रहे हैं पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी की। हमारे पास जो अद्यतन स्रोत हैं, उनके अनुसार पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी जिंदगड़ा है। हाँ, जिंदगड़ा पीक, जिसकी ऊंचाई लगभग 1690 मीटर है और ये आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में स्थित है। अब इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। बताइए। पुराने समय में जब मानचित्र बनाने की तकनीकें इतनी विकसित नहीं थीं, तो पूर्वी घाट के कटे फटे और जटिल इलाके को ठीक से मापना मुश्किल था। इसलिए पुरानी किताबों में लंबे समय तक पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी को माना जाता रहा। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहा है हमेशा से। बिल्कुल, लेकिन अब हमारे पास बेहतर सैटेलाइट डेटा और उन्नत भूवैज्ञानिक मापन तकनीकें हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे स्मार्टफोन के पुराने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना या फिर धुंधले लेंस को हटाकर एक हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरे से देखना। क्या बात है, बहुत अच्छी एनालॉजी है। इस नए डेटा ने स्पष्ट कर दिया है कि जिंदगड़ा ही पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है और एसएससी या रेलवे जैसी किसी भी गंभीर परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए ये जानना जरूरी है कि विज्ञान और भूगोल लगातार अपडेट होते रहते हैं। पुरानी जानकारी पर टिके रहना एक बड़ी भूल हो सकती है। अपना डेटाबेस जिंदगड़ा के साथ अपडेट करना बहुत जरूरी है। ये सैटेलाइट मैपिंग वाला उदाहरण बिल्कुल सटीक है। देखिए, पूर्वी घाट का भूगोल इतना खंडित है क्योंकि लाखों सालों से गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी विशाल नदियों ने इस पर्वत श्रृंखला को काट काट कर समुद्र में अपना रास्ता बनाया है। इस भारी कटाव के कारण ही चोटियों की सही ऊंचाई का मापन समय के साथ अपडेट होता रहा है।
नदियों ने पहाड़ों को काट दिया। अब चलिए भारत की मुख्य भूमि से थोड़ा दूर चलते हैं, बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की ओर। वहां की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। इसकी ऊंचाई सिर्फ 732 मीटर है। ये अंडमान के उत्तरी भाग में स्थित है। ऊंचाई में भले ही सिर्फ 732 मीटर हो, लेकिन पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पारिस्थितिकी तंत्र में इसका रोल बहुत बड़ा है। वो कैसे? देखिए, छोटे द्वीपों पर मीठे पानी का स्रोत मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहां नदियों के लिए पर्याप्त जल ग्रहण क्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया नहीं होता। और यहीं पर सैडल पीक का जादू काम करता है। हमारे नोट्स के अनुसार सैडल पीक के ढलानों से कल्पोंग नदी का उद्गम होता है। जो बात इस नदी को विशेष बनाती है वो ये है कि कल्पोंग पूरे अंडमान द्वीप समूह की एकमात्र बहने वाली नदी है। जी हाँ, एकमात्र नदी। 732 मीटर की ये चोटी समुद्र से आने वाली नम हवाओं को रोककर एक ऐसा माइक्रो क्लाइमेट तैयार करती है जो इस नदी को साल भर बहने में मदद करता है। ये एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे एक छोटी सी चोटी भी एक पूरे द्वीप के जीवन को बनाए रख सकती है। तो इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को अगर हम समेटें तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट होकर उभरती है। भारत की ये प्रमुख पर्वत चोटियां, चाहे वो उत्तर में 8000 मीटर से ऊंची K2 या कंचनजंगा हो, मध्य में 1700 मीटर ऊंची अरावली की गुरु शिखर हो, या फिर अंडमान में 700 मीटर की सैडल पीक हो, ये केवल मानचित्र पर उकेरे गए निर्जीव बिंदु या रटने वाले नंबर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये विशाल प्राकृतिक संरचनाएं हमारे देश की जलवायु की असली नियंत्रक हैं।